Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode. I am Aliza Naqvi, and today we are honored to have with us the performance management tutor. We have Sir Muzammil Malik in conversation, and we will be focusing on exam techniques, strategies, planning, what to do, what to opt for, and emotionally, mentally, how to be less stressed in order to attempt this exam. And if you are attempting it this session, then you are in luck because we will be discussing a lot regarding this exam. So let's welcome Sir Muzammil Malik. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। How are you, sir? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। आप कैसी हैं? Alhamdulillah. Thank you so much for taking out the time. Sir, let's get straight into it. Performance management, F5 का पेपर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। जितना तो मैंने सुना है बच्चों को खौफ आता है F5 के पेपर से। तो आपका क्या ख्याल है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स इस पेपर को किस तरीके से कंपेयर कर रहे होते हैं बाकी पेपर्स के साथ। सबसे पहला जो रीज़न आता है ना स्टूडेंट्स के जहन में, जो सबसे पहली बात आती है वो बेसिकली ये आती है कि जो पेपर है ना, इसका पास रेट तकरीबन सारे पेपर्स के मुकाबले में कम है, स्किल्स के जितने भी पेपर्स हैं। यानी इसके जो पास रेट्स है वो तकरीबन ग्लोबली अगर आप देखें तो वो तकरीबन 40%, 41%, 37% तक भी जाते हैं। आपको स्किल्स के अंदर कोई और ऐसा पेपर नजर नहीं आएगा जिसके पास रेट जो है वो 40% से नीचे गए। बिल्कुल। ऑडिट एंड एश्योरेंस कभी कभार पीएम को टक्कर दिया करता था और हमें ये लगता था कि किसी वक्त पे ऑडिट एंड एश्योरेंस के जो पास रेट्स है वो थोड़े नीचे और किसी वक्त पे पीएम के पास रेट्स पास अटैम्प्ट गुजर चुके हैं 2017 2016 के अंदर। लेकिन अब ऐसा मामला है कि तकरीबन पिछले 2 से 3 साल से सबसे कम पास रेट जो आ रहे हैं वो बेसिकली पीएम के आ रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट सबसे पहले नंबर्स को देखता है और अपने हिसाब से नंबर्स को एनालाइज करता है। अब स्टूडेंट क्या देख रहा है? स्टूडेंट ये देख रहा है कि ये जो पेपर है इसके पास रेट तकरीबन कोई 41% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है। पहले तो मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे आसान पेपर कौन सा है? सर एफआर का, सर टीएक्स का। क्यों? क्योंकि उसके पास रेट जो है वो बेसिकली 50% है। फ़र्क क्या आया? 10 स्टूडेंट ने पेपर दिया, 6 स्टूडेंट्स फ्लंक हुए किसके अंदर? पीएम के अंदर, लेकिन 5 स्टूडेंट फ्लंक हुए किसके अंदर? एफआर के अंदर। तो इसका मतलब इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है जितना बड़ा डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ। अच्छा, अब दूसरा पर्सपेक्टिव फिर ये आता है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर पीएम का पेपर, चले हम पास रेट्स को साइड पे रख देते हैं, वो 40% और 41% को। अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये वाली बात आती है, उनके दिमाग में खौफ होता है बेसिकली F2 के पेपर से। अगर आप बात करें बेसिकली F1, F2, F3 के पेपर को, तो वहाँ पे जो है वो बेसिकली स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो बेसिकली F2 में कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न बेसिकली प्रैक्टिस की कमी है। स्टूडेंट्स बेसिकली चाहते हैं कि हम 2 से 3 CRQ सॉल्व करें किसी स्पेसिफिक एरिया के, और वहाँ पे जाके हमें ये लगे कि हमारी इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कमांड बन चुकी है। एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि आपने उस लाइफ जो आपका बेसिकली एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप बैठे हुए तो उस वक्त पे आप अपने दिमाग को कितना यूज़ करते हैं, उस वक्त पे बेसिकली आप अपने नर्व्स को कितना काम रखते हैं, उस वक्त पे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी बेहतर है। क्या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे जाके आप एकदम से जो है वो बेसिकली स्ट्रेस में तो नहीं आ सकते। इन सब को मिला के ना स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इस स्पेसिफिक पेपर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जाए एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जो बेसिकली डिमांड कर रहा होता है तो पीएम का, तो फिर ये पेपर इतना मुश्किल रहता नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब ये तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हो गया। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि डे 1 से, बिकॉज एग्जाम बुक करने से पहले से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग इट, तो डे 1 से प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में एक बात बताऊँ आपको। मैं थोड़ा सा दूसरे पेपर्स को भी टच करता हूँ, आगे की तरफ जाऊँगा। देखें, स्किल्स लेवल के ऊपर जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो बेसिकली हम कुछ पेपर्स को ऐसा कहते हैं कि वो बेसिकली स्किल्स लेवल से रिलेट कर, जैसे कि हम बात करें लॉ के पेपर की, हम बात करें एफआर की, हम बात करें टीएक्स की। ये वो पेपर्स हैं जो प्योरली स्किल्स के पेपर सही है। अगर हम F9 की बात करते हैं ना, थोड़ी सी ट्रांजिशन स्टार्ट होती है। आप स्किल से थोड़े से ऊपर के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब आपने अगला स्टेप आपका प्रोफेशनल का है। प्रोफेशनल पे लेके जाने के लिए अगर आप 2 पेपर्स को अच्छा प्रिपेयर कर लेना तो प्रोफेशनल की जर्नी खुद ब खुद आपकी आसान हो जाती है, क्योंकि वो 2 पेपर्स आपको बता देते हैं कि असल में आपने प्रोफेशनली कैसा बिहेव करना है प्रोफेशनल पेपर्स के अंदर। और वो 2 पेपर्स कौन कौन से हैं? एक AA और दूसरा PM। तो अल्टीमेटली बात क्या है? अल्टीमेटली बात यह है कि आपने इस बात को तो छोड़ देना है पहले कि आपने एफआर के अंदर कितनी प्रैक्टिस की थी, आपने टीएक्स के अंदर कितनी प्रैक्टिस की थी। आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि आपने पीएम के लेवल के ऊपर कितनी प्रैक्टिस करनी है। मेरी नज़र में अगर कोई स्टूडेंट पीएम का पेपर देने वाला है तो उसकी कम से कम 40 से 45 डिफरेंट CRQs की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो हम एफआर में सोच भी नहीं सकते। ट्रू। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि जब सिनेरियो चेंज होता है
तो आप उसको कितना बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब पेपर में जाके वो एकदम से हैंडल होगा नहीं, लाजमी तौर पे उस एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर रहते हुए पहले से आपने उसे सॉल्व किया। उसके लिए हम अक्सर ये करते हैं कि जैसे मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर लाइव क्लासेस को करता हूँ। उसका एक ख़ास रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट्स को हम अपने सामने बैठ के प्रैक्टिस करवा देते हैं। अच्छा, स्टूडेंट के पास फिर कुछ और करने के लिए नहीं होता। अब जब वो घर पे बैठा हुआ प्रैक्टिस कर रहा है, लाजमी तौर पे अच्छा, या तो घर को आप बेसिकली क्लास इन्वायरमेंट की तरह सॉल्व करें तो फिर बात समझ में आती। अब आपने गैजेट्स अपने सामने रखे हुए, क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेसिकली मोबाइल फ़ोन के ऊपर, एक आ जाता है नोटिफिकेशन आने के बाद आप किसी अलग दुनिया में चले जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, 2-3 एरियाज आपने मिस कर दिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करता है स्टूडेंट्स। सिलेबस अच्छा खासा लेंदी है, जितने आर्ट्स की आपने क्लासेस लेनी है ना, सही है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, उतने आर्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके। तो ऑटोमेटिकली पेपर आपका इजीली निकल जाता है। 70 to 80 आर्ट्स के अंदर आप कोर्स कवर कर लेते हैं। 120 आर्ट्स की आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, तकरीबन 200 आर्ट्स टोटल मिला के बनते हैं। अब आप मुझे खुद एक बात बताएं, अगर एक स्टूडेंट 3 महीने के अंदर, जिसमें 90 दिन होते हैं, अगर वो 200 आवर्स भी नहीं दे रहा और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा इजीली पेपर निकल जाएगा, इसको पर डे के ऊपर अगर हम रखें 2.5 घंटे बनते हैं। ओके। अब आप मुझे बताएं, 2.5 घंटे अगर एक स्टूडेंट नहीं दे रहा अपने तो पेपर को और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एग्जामिनर पेपर मेरी मर्जी का बनाए, तो ऐसे कैसे हो सकता ठीक है, इसी के साथ साथ कैन यू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द कोर्स एज वेल, कि ऐसे कौन सी एरियाज़ हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है और जो टेक्निकली बहुत टफ लगते हैं? है? देखें, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से कुछ एरियाज़ को मुश्किल बनाया हुआ है और मेरी नज़र में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि मुश्किल है। ओके। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा उनके लिए जो चैलेंजिंग एरिया ना, वो बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट का है। ठीक है। जबकि अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो मैं जो कहता हूँ, ये कहता हूँ कि डिसीजन मेकिंग का जो एरिया है वो तकरीबन सबसे ज़्यादा टेक्निकल है। असल में स्टूडेंट्स कभी कभार ये सोचते हैं कि हम जिस राइटिंग स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं ना, बेसिकली एग्जामिनर उसको पसंद नहीं करेगा। अच्छा, ये एक मिथ भी बना हुआ था, ये एक मिथ भी बना हुआ था बड़े लंबे अरसे तक। जब से एग्जामिनर का डिटेल फीडबैक आना शुरू हुआ है और स्टूडेंट अक्सर देख रहे होते हैं कि हमारे CRQs के अंदर ज़्यादा बेहतर मार्क्स आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन और मल्टी टास्क क्वेश्चन, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टूडेंट इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर पा रहे हैं। अब मसला सारा का सारा ये है कि जो ये एरियाज है ना, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के या परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जो एरियाज है, इसमें ख़ास किस्म का स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या हमारी नज़र में जो स्टूडेंट टेक्निकलिटी फेस करता है, वो बेसिकली ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एक ख़ास पैटर्न नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ CVP एनालिसिस की, तो उसका एक ख़ास पैटर्न नहीं है, इस पैटर्न से हमेशा इसे सॉल्व करेंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग की, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की आप बात करते हैं, उसका कोई पैटर्न नहीं है। अच्छा, अगर हम स्टूडेंट्स की नज़र से देखें ना, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें एक पैटर्न के ऊपर सवाल मिल जाए, हम बस उसका स्टार्टिंग का पैटर्न पकड़े और उसको एंडिंग तक ले जाए। जबकि यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो आपको ना स्टार्टिंग का पैटर्न मिल नहीं पाता। तो उसका हल फिर मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आपने तकरीबन एक स्पेसिफिक एरिया के अच्छे खासे CRQ सॉल्व किए हुए, जैसे हमने 40 to 50 CRQs की बात की, अगर आपने पेपर से पहले वो अटेंड किए हुए, तो ऑटोमेटिकली आप इतने बेहतर, इतने स्किलफुल हो जाते हैं कि पेपर के अंदर जाके आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कि आप इजीली उसे हैंडल कर लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये 2 एरियाज हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं मेरी नज़र में, और ये टेक्निकल एरियाज भी हैं। ऑल राइट, ओके, ठीक है। अब मैं यही डिस्कस करूँगी इसके बाद कि ये वो पेपर है जिसमें अटैम्प्ट्स मल्टीपल स्टूडेंट्स की लगती हैं और हमें सुनने को भी मिलता है। तो अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट ऑफ वेयर दे स्टडीड एंड व्हाट टेक्निक्स दे फॉलोड, अब जो भी अटैम्प्ट है, थर्ड हो या उसके आगे, बिकॉज ये होता है एंड यू डू गेट टू लिसन टू दीज थिंग्स। तो अब जो अटैम्प्ट हो स्टूडेंट की, उसमें उनको क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, किस तरह स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, और आपके पर्सपेक्टिव, बिकॉज कोर्स से तो वो बहुत फेमिलियर हो गए हैं, कोर्स उन्होंने 2 से 3 दफ़ा पढ़ के अटैम्प्ट किया है, तो उससे तो फेमिलियरिटी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नाउ दे आर लैकिंग? देखिए, हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह की बात करते हैं, सर हमने 2 दफ़ा पेपर दिया, 3 दफ़ा पेपर दिया, तीनों दफ़ा फ्लंक हुआ। अच्छा भाई, फ्लंक होने के मार्क्स क्या थे? 30 के ऊपर फ्लंक हो रहा था नहीं, 35 के ऊपर नहीं, 40 के ऊपर नहीं, 47, 46, 48। अब ये वो मार्क्स हैं जो अगर कंसेक्टिवली 3 अलग अलग अटैम्प्ट से आ रहे हैं ना, तो पहले तो मेरी नज़र में ना स्टूडेंट्स को इस बात को तो भूल जाना चाहिए कि मेरी इस स्पेसिफिक पेपर के ऊपर कमांड है। देखिए, जब तक आप किसी और के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे ना, जब तक चीज़ें हल नहीं होंगी। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो वीक है, सही है, जब ये पेपर जो है वो बेसिकली मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। वरना एग्जामिनर को क्या बनी हुई आपको फील करने की? एग्जामिनर तो नहीं चाहेगा ना, एग्जामिनर तो उसी हिसाब से, एग्जामिनर तो बहुत सारी बाउंड्रीज़ के अंदर रिस्ट्रिक्ट हुआ है, सही है,
कि उसने इस स्पेसिफिक एरिया के इतने मार्क्स आपको एलोकेट करने, वो मार्किंग स्कीम पहले से बनी हुई है, एग्जामिनर जानबूझ को तो आपको रोक नहीं रहा। जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली ये आ रही है कि कोर्स के ऊपर आपकी एग्जैक्ट कमांड नहीं है। अब कोई स्टूडेंट है पिछली 3 अटेम्प्ट से पेपर दे रहा है, अब उसके बाद टोटल मिला के 35 to 40 डेज बचे। अगर हम रमज़ान के भी आने वाले दिन निकालते हैं 35 डेज बचे। अब 35 डेज के अंदर फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना, फिर बैचेस आगे निकल जाते हैं, उसको कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अकेडमी जो है वो बेसिकली आपके पास सोल्यूशन बन जाती है, या वो जो आपके पास जो है वो प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स जो है वो सोल्यूशन बन जाता है। आपको एक दफ़ा करवा घूंट लेना पड़ेगा, सारे के सारे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि मुझे बेसिकली इस स्पेसिफिक एरिया में सब कुछ आता है। अच्छा, एक बड़ा मसला पता है क्या आता है? अब एग्ज़ाम जब स्टूडेंट के सामने बैठे ना, तो एक स्टूडेंट एक बात कहता है, वो ये कहता है कि सर मैंने तो सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन तो मुझे याद है, अब मैं क्या करूँ? अब देखिए, आपके पास 3 अलग अलग रिसोर्सेज हैं। कैपलान का रिसोर्स आपके पास अलग है, बीबीपी का रिसोर्स आपके पास अलग है, उसके अलावा आपके पास स्टडी हब है। बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टडी हब के कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं किए हुए होते। तो स्टडी हब एक ऐसा सोल्यूशन, अगर आपने उसके क्वेश्चंस नहीं किए हुए तो आप उसके क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। लेकिन आपने टाइम निकालना है, और टाइम निकाल के वो जो लेक्चर्स हैं ना उनको एक दफ़ा सुनना है। अगर आप ये सोचेंगे ना मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, तो वो फिर चीज़ें जो है ना वो क्लिक नहीं करेंगी, और फिर वो दूसरी दफ़ा फिर एक दफ़ा दोबारा फेलियर फेस करना पड़ेगा कि ये मसला है इसके अंदर। All right, ठीक है. I think that answers almost all of our queries regarding the exam. इसके अलावा if you want to add anything for all the students attempting in this March or any other attempt, और PM का पेपर ना भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, what do you suggest? देखिए, मेरी सजेशन जो है ना वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए एक ही होती है, और वो ये होती है कि जब आप स्किल्स लेवल की या प्रोफेशनल लेवल्स के पेपर दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने एफडी के माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपने आखिर के 10 दिन पढ़ा, पेपर दे दिया, पेपर निकल गया, और आप चाहते हैं कि मैं इसी को रिपीट करूँ और स्किल्स और प्रोफेशनल्स के पेपर निकल जाए। नहीं, एग्जामिनर आपसे इससे ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है, और बेसिकली उसकी डिमांड अपनी जगह पे सही भी है, क्योंकि आपने मार्केट के अंदर जाके परफॉर्म करना है। सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ ना स्टूडेंट्स को लैग करते हुए, वो लैग करते हुए देखता हूँ प्रैक्टिस। वो चाहे कोई भी स्पेसिफिक पेपर हो। हम अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं कि यार तुमने कितने CRQ सॉल्व किए? सर मैं जब पेपर में गया ना तो मैंने वहाँ पे जाके पहला CRQ सॉल्व किया था। अब आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा फील होगा वहाँ पे उस स्टूडेंट का चेहरा देख के। आपको दुख भी हो रहा होता है अंदर से, आपको ये लग रहा होता है कि यार इसका पेपर रुका हुआ है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन आपको फील होता है कि नहीं, स्टूडेंट की अपनी जगह पे गलती है। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस। ये नहीं कि आपने घर पे बैठ के पेन उठाया, पेपर उठाया, उसके ऊपर आप NPV का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने उसको टाइप करना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करूँगा, वो ये कि टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम अक्सर स्टूडेंट से ये बात पूछते हैं कि जब टाइम ख़त्म हुआ था आपका कितने % पेपर कंप्लीट हो गया था, तो अक्सर स्टूडेंट का आंसर जो आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि टाइम को उतने बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया हमने जी। अच्छा, एक आखिरी मैं चीज़ अगर इसके अंदर ऐड करूँ तो वो ये है कि हम अक्सर जब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरी मार्केट के अंदर ये वाला सिनारियो है, जब आप अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं ना कि तुम्हारा पेपर फ्लंक हुआ है तो किस जगह फ्लंक हुआ है, तो वो नॉर्मली जो आपको मार्क्स सुनने को मिलते हैं वो 45 से ज़्यादा होते हैं और 49 तक के होते हैं जो अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स के होते हैं। अच्छा, जब आप स्टूडेंट से एक और बात पूछते हैं ना कि तुमने जो पेपर अटेम्प्ट किया था वो कितने मार्क्स का किया था, तो पता है आपको क्या सुनने को मिलता है? आपको सुनने को मिलता है सर 90% या 92%। सर वो 4 से 6 मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट थी, वो आखिर में रह गई। अब आप मुझे खुद बताएं, एक स्टूडेंट 90 मार्क्स का पेपर करके आ रहा है और उसके मार्क्स आ रहे हैं बेसिकली 47, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से उसने 10 मार्क्स का एरिया छोड़ दिया। अगर वो 10 मार्क्स का एरिया और अटेम्प्ट कर लेता तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस थे, वर्चुअली सर्टेन एरिया था कि उसका पेपर कहीं ना कहीं निकल जाता। तो ये चीज़ बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम कर रही होती है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो वहाँ पे की बनती है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन आप बेसिकली अगर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉल्व करते हैं, उनके आंसर्स को ड्राफ्ट करते हैं, तो पेपर के अंदर जाके आपके लिए बहुत कुछ नया नहीं होगा, बल्कि आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें की हुई है, सिर्फ अब ये आपने उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, तो वहाँ पे जाके चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। All right, I think that answers majority of the questions. Thank you so much, sir, for taking out the time. And if you have any other queries, you can always reach out to us, and you can list your comments, list your questions in the comments as well. And I hope that helps. With that, I will see you all in the next episode. Till then, stay tuned.